अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघाच्या 2 दिवसीय 17व्या त्रैवार्षिक अधिवेशनाचे नाशिकमधील पुणे विद्यार्थी वसतिगृह संचलित देवधर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रशस्त प्रांगणामध्ये आयोजन करण्यात आले होते। आज या अधिवेशनाचा समारोप करण्यात आलाय। 2 दिवसीय अधिवेशनामध्ये विविध प्रकारचे प्रस्ताव पारित केले गेले आहेत। भारतीय मजदूर संघ या देशातील अव्वल क्रमांकाच्या केंद्रीय कामगार संघटनेला संलग्न असलेल्या अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघाच्या सुवर्ण जयंती वर्षातील 17वे त्रैवार्षिक अधिवेशन 14 आणि 15 मे रोजी नाशिक शहरामध्ये संपन्न झालं। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघाचे संस्थापक सदस्य आणि भूतपूर्व अध्यक्ष के हरदास, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघाचे अध्यक्ष आर मुरलीकृष्णन, महामंत्री अमर सिंह, उपमहामंत्री अरुण देवांगण, प्रभारी विद्युत क्षेत्राचे अख्तर हुसेन, केंद्रीय सचिव जयेंद्र गडवी, संघटन मंत्री विलास जोडगेकर, भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री बी सुरेंद्रन, राष्ट्रीय मंत्री रामनाथ गणेशे, भारतीय मजदूर संघाचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री सी.व्ही. राजेश, उद्योग प्रभारी अख्तर हुसेन, भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एल.पी. कटकवार, प्रदेश भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष तथा या अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष अनिल डुमने आदींसह अधिवेशन पार पडलेल्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये यावेळी कामगार संघाचे अध्यक्ष विठ्ठल भालेराव, महामंत्री अरुण पिवळ, कार्याध्यक्ष सुनील सोमवंशी, संघटन मंत्री विजय हिंगमिरे यांनी या अधिवेशनाला हजेरी लावली होती आणि या अधिवेशनाच्या यशस्वीतेसाठी प्रयत्न केले होते। या अधिवेशनामध्ये देशातील 20 राज्यांमधून जवळपास 500हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते। दरम्यान या संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पार पडलेल्या अधिवेशनातील कामकाजाच्या आणि ठरावांच्या अनुषंगाने माध्यमांना माहिती दिली आहे। भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय उपाध्यक्ष और ये विद्युत का जो क्षेत्र है उसका प्रभारी का दायित्व है। हमारा ये 2 दिन का जो अधिवेशन है, ये स्वर्ण जयंती अधिवेशन है। संगठन का 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में आज ये अधिवेशन के समापन का दूसरा दिन है। हम लोगों ने कई प्रस्ताव पारित करने वाले हैं आगामी सत्र में और उस प्रस्ताव को भारत सरकार को दिया जाएगा, जिससे कि विद्युत के क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का तथा देश में जो विद्युत से जुड़े हुए उपभोक्ता हैं उनका हित हो सके। इस विषय पर सरकार की जो नीति है हम उसका विरोध कर रहे हैं और एक पॉलिसी गवर्नमेंट की बननी चाहिए ऊर्जा के क्षेत्र में, जो आज नहीं है। दूसरा, जो विद्युत के क्षेत्र में लगभग 38% जो प्राइवेट सेक्टर से उत्पादन हो रहे हैं और एक तरह से ये उत्पादन के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी जब विद्युत के क्राइसिस कोल के कारण लगातार आपको देखने को मिल रहा है, ये विद्युत के जो प्राइवेट प्लेयर हैं ये उनके मनमानी करने के परिणाम स्वरूप देखने को मिल रहा है और सरकार को इस बात से अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ आगाह कर रही है कि इनके षड्यंत्रों से अपने को थोड़ा इनके ऊपर कसावट लाए और जो हमारी स्टेट की जो उत्पादन कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दे, उनको प्रोत्साहन दे, तो मैं समझता हूं कि विद्युत के संकट से हम निजात पा पाएंगे। हमारे बीच में अपने संगठन के माननीय अध्यक्ष जी हैं, आप उनसे भी अपना जानकारी ले सकेंगे। माननीय आर मुरलीकृष्णन जी। Through this Golden Jubilee Conference, we propose to demand to the central government to formulate a separate labor policy pertaining to the power sector employees as a whole, because though the electricity is a concurrent subject, most of the state governments, they have already given up their rights in formulating their own rules by surrendering their rights before the central government. But now the central government has formulated a central electricity policy pertaining to the distribution and the transmission of electricity. But both the central government and the state government, they have left the future of the labor force in the electricity sector. So we demand the central government, since the workers working in electricity sector in Kashmir and in Kanyakumari, they are doing the same nature of work. Let their service conditions and the wage structures be the same. That is our demand. Because
electricity has become a commodity, and the central government demands performance from the state governments. But the state governments, instead of giving the performance, it is extending the subsidies and just shifting the burden upon the employees and making the state distribution companies and the generating companies as a debt burden companies which could not be redeemed in future. So we expect the central government to make accountability to the state governments and make their policy in transparent and indulge at least in act as a joint venture, joint sector with the SIC units of SIC state distribution companies. That's our demand. राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ, भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ को 50 वर्ष पूर्ण होने पर हम ये स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय अधिवेशन 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन नासिक की पवित्र धरती पर करने जा रहे हैं। 23 जुलाई 1955 को माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की और स्थापना के समय से वर्ष 89 से आज तक हम प्रथम स्थान पर हैं। आज भी 2.5 करोड़ की सदस्यता के आधार पर हम देश ही नहीं विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। उद्योग, बिजली उद्योग में कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए माननीय ठेंगड़ी जी ने बाला साहब साठे को 22 अक्टूबर 1972 को अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का गठन कर उनको दायित्व सौंपा था। देश के कोने कोने में उन्होंने घूम करके इस विद्युत क्षेत्र में कार्य बढ़ाया। आज 21 प्रदेशों में हमारा अधिकतम कार्य है और 6 प्रदेशों में नया कार्य चल रहा है। आज जो 44 महासंघ भारतीय मजदूर संघ से संबंधित एफिलेटेड हैं, उनमें से सबसे अधिक संख्या वाला अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ है। विद्युत मजदूर महासंघ में बिजली बोर्ड में हमारे इलेक्ट्रिसिटी 1910 में इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कानून बनाया गया। 1910 के बाद 1948 में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया। 1948 के बाद 2003 में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया जो पूरी तरह से फेलियर रहा। भारत सरकार और अन्य स्टेट सरकारों को भी हमने बताया कि इसमें कुछ कमियां हैं, उसे पूरे करो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये था कि भाई कुछ जहां पर घाटे की स्थिति है वहाँ लाभांश में लाने के लिए कुछ प्रयास करना था, परंतु प्राइवेट सेक्टर को जो लाभांश वाले शहर थे उनको दे दिए गए सरकार की गलत नीति के कारण। और जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली होने के बावजूद भी हमारे पास थर्मल से प्राप्त है, हाइडल से बिजली प्राप्त होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं उससे हमारे को बिजली पर्याप्त मात्रा में हो रही। उसके बाद हम NTPC, NPC, NHPC, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास सभी से बिजली ले रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली होने के बाद भी हम सरकारी क्षेत्र से बिजली नहीं लेकर प्राइवेट क्षेत्र से बिजली के जो एग्रीमेंट थे उसको हमने भंग नहीं किया। उस गलत नीति के कारण करोड़ों रुपये का घाटा स्टेट गवर्नमेंट की गलत नीति के कारण हमारे को हुआ। उसका भी हम प्रस्ताव पास करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020-21 के लिए हमने 14 से नई नीति चल रहे हैं। हमने उसका विरोध किया कि सब लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। केंद्रीय बिजली मंत्री जी श्री RK सिंह जी से 2 फरवरी अभी 2022 को वार्ता हुई हमारे प्रतिनिधिमंडल की। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है हमें कि ये जो सब लाइसेंस की व्यवस्था इसको समाप्त कर दी जाएगी। कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, कर्मचारियों के पेंशन के उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। इस प्रकार के उन्होंने आश्वस्त किया है और 50 हमारे प्रतिनिधियों के, ऑल इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर ही इस पर जो आपने सुझाव दिए हैं उस पर पुनः मंथन करते हुए उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करने की कार्रवाई की जाएगी, उसके पहले नहीं की जाएगी, ये आश्वस्त किया। अभी हम बहुत सारे प्रस्ताव श्रमिक हितों में पास करें। पेंशन की स्कीम के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्रियों द्वारा घोषणा की गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू की जाती है। हमारी बहुत सारी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम है, कहीं CPF की पेंशन स्कीम है, कहीं न्यू पेंशन स्कीम है। से हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम जो थी उसको वापस OPS पेंशन स्कीम को लागू की जाए। इसके लिए भी हम एक प्रस्ताव पास करके सरकार को देने वाले हैं। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंटों को भी भेजेंगे और केंद्र सरकार को भी भेजेंगे। पेंशन का एक नया दायित्व जो दिया है कि EPS 95 में वास्तव में बहुत कम मात्रा में पेंशन जो मिलती है उसके लिए भी बढ़ोतरी के लिए हमने पूरे देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बना करके न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये देने की मांग की है। अधिकतम उसके साथ वेरिएबल DA को जोड़ा जाए, इस प्रकार का भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब देश के कोने कोने में इस संगठन को भी हम नए ढंग से निर्माण करेंगे। जय भारत। सर अगर सरकार आपके यहाँ लिए गए फैसलों पर गौर नहीं करती है, उस दिशा में कोई पहल नहीं करती है, ठोस कदम नहीं उठाती है, तो संघ का अगला कदम क्या होगा? अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ की कार्य समिति में निर्णय लेकर के
आंदोलन का कदम उठाया जाएगा। वैसे भारतीय मजदूर संघ ने सामूहिक रूप से सभी उद्योग में जो निजीकरण का दौर चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, इसके खिलाफ और एक आंदोलन की भूमिका तैयार की है। और 17 नवंबर 2022 को दिल्ली में लाखों मजदूरों का प्रदर्शन करने का, केंद्र सरकार के खिलाफ भी लाखों मजदूरों का प्रदर्शन करने का तय किया है। इसलिए केंद्र सरकार ने हमें समय पर वार्ता पर बुलाया है। अगर सभी बातों का निराकरण हो जाता है तो ठीक, नहीं तो 17 नवंबर 2022 को 5 लाख से अधिक श्रमिकों का प्रदर्शन दिल्ली के अंदर होना है। बघत आहात जनमत मराठी, जबाबदारी।